चैप्टर 7 मैडम इम्बट की तिजोरी। सुबह के 3 बजे उन छोटे घरों में से एक के सामने अभी भी आधा दर्जन गाड़ियां खड़ी थीं, जो बुलेवर्ड बर्थिया के किनारे ही बने थे। उस घर का दरवाज़ा खुला और कई मेहमान, पुरुष और महिलाएं, बाहर निकले। उनमें से ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में चढ़ गए और जल्दी से चले गए। पीछे सिर्फ 2 आदमी रह गए जो कॉर्सेल्स की ओर चल दिए, जहां वे अलग हो गए क्योंकि उनमें से एक उस गली में रहता था। दूसरे ने पोर्टे मैलोट तक पैदल लौटने का फैसला किया। यह एक खूबसूरत सर्दियों की रात थी, साफ और ठंडी, एक ऐसी रात जिस पर तेज चलना सुखद और ताजगी देने वाला होता है। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसे यह अप्रिय आभास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि एक आदमी पेड़ों के बीच छिपकर भाग रहा है। वह कायर नहीं था, फिर भी उसने अपनी गति बढ़ानी उचित समझी। फिर उसका पीछा करने वाला भागने लगा और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसका सामना करना समझदारी भरा कदम समझा। लेकिन उसके पास समय नहीं था। वह आदमी उस पर झपटा और उस पर हिंसक हमला किया। तुरंत वे एक हताश संघर्ष में शामिल हो गए, जिसमें उसे लगा कि उसके अज्ञात हमलावर को फायदा है। उसने मदद के लिए पुकारा, संघर्ष किया और उसे बजरी के ढेर पर गिरा दिया गया। उसका गला पकड़ लिया गया और एक रुमाल से उसका मुंह बंद कर दिया गया, जिसे उसके हमलावर ने जबरन उसके मुंह में ठूंस दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह आदमी जो उसे अपने वजन से दबा रहा था, अप्रत्याशित हमले से खुद को बचाने के लिए उठा। बेत से एक वार और बूट से एक लात, आदमी ने दर्द से 2 चीखें निकाली और लंगड़ाते हुए और गालियां देते हुए भाग गया। भगोड़े का पीछा करने की इच्छा न रखते हुए नया आगंतुक उस गिरे हुए आदमी के पास झुका और पूछा, क्या आपको चोट लगी है, महाशय? वह घायल तो नहीं हुआ, लेकिन वह स्तब्ध था और खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बचावकर्ता ने एक गाड़ी मंगवाई, उसे उसमें बिठाया और एवेन्यू डेला ग्रांडे आर्मी स्थित उसके घर तक ले गया। वहां पहुंचने पर पूरी तरह से स्वस्थ होकर उसने अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद दिया। मैं आपका जीवन ऋणी हूँ, महाशय, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं रात के इस समय अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता, लेकिन कल वह आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने में प्रसन्न होगी। आइए और हमारे साथ नाश्ता करें। मेरा नाम लुडोविक इम्बट है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जरूर, महाशय। और उन्होंने मोन इम्बट को एक कार्ड दिया जिस पर नाम लिखा था, आर्सेन ल्यूपिन। तारानकन तारानकन तारानकन। उस समय आर्सेन ल्यूपिन को वह प्रसिद्धि नहीं मिली जो काहन प्रकरण, जेल डे ला सेंटे से उसका भागना और उसके बाद के अन्य शानदार कारनामों ने उसे दिलाए। उसने आर्सेन ल्यूपिन नाम का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये नाम खास तौर पर मोन इम्बट के बचावकर्ता को नामित करने के लिए गढ़ा गया था, यानी यह उस मामले में था कि आर्सेन ल्यूपिन को बपतिस्मा दिया गया था। ये सच है कि पूरी तरह से सशस्त्र और लड़ाई के लिए तैयार, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक संसाधनों और अधिकार की कमी के कारण आर्सेन ल्यूपिन उस समय केवल एक ऐसे पेशे में प्रशिक्षु था जिसमें वह जल्द ही एक मास्टर बन गया। उस रात मिले निमंत्रण को याद करके उसे कितनी खुशी हुई। आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था। आखिरकार उसने अपनी ताकत और कौशल के लायक एक काम हाथ में लिया था। इम्बट मिलियन। उसके जैसे भूख के लिए ये कितनी शानदार दावत थी। उसने इस अवसर के लिए एक विशेष शौचालय तैयार किया, एक घिसा पिटा फ्रॉक कोट, ढीली पतलून, एक फटी हुई रेशमी टोपी, घिसा हुआ कॉलर और कफ, सभी आकार में बिल्कुल सही, लेकिन गरीबी की स्पष्ट छाप। उसका क्रेवेट एक नकली हीरे से पिन किया हुआ एक काला रिबन था। इस तरह सज धज कर वह मोंटमार्ट्रे में जिस घर में रहता था, उसकी सीढ़ियां उतरा। 3री मंजिल पर बिना रुके उसने अपनी बेत के सिरे से एक बंद दरवाज़ा खटखटाया। वह बाहरी बुलेवार्ड की ओर चला गया। एक ट्राम कार गुजर रही थी। वह उसमें चढ़ गया और कोई व्यक्ति जो उसका पीछा कर रहा था, उसके बगल में बैठ गया। ये किराएदार था जिसने 3री मंजिल पर कमरा ले रखा था। एक क्षण बाद इस व्यक्ति ने ल्यूपिन से कहा, अच्छा गवर्नर, खैर सब ठीक हो गया। कैसे? मैं वहाँ नाश्ता करने जा रहा हूँ। आप नाश्ता करें वहाँ। जरूर, क्यों नहीं। मैंने मोन लुडोविक इम्बट को आपके हाथों निश्चित मृत्यु से बचाया।
मोन इम्बट कृतज्ञता से रहित नहीं है। उसने मुझे नाश्ते पर आमंत्रित किया। कुछ देर की खामोशी छा गई। फिर दूसरे ने कहा, लेकिन आप तो ये योजना नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे लड़के, ल्यूपिन ने कहा, जब मैंने उस छोटे से हमले और मारपीट के मामले की योजना बनाई, जब मैंने सुबह 3 बजे अपने बेड से तुम्हें पीटने और अपने बूथ से पीटने की जहमत उठाई, जबकि मेरा एकमात्र दोस्त घायल हो गया था, तो मेरा इरादा इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित और निष्पादित बचाव से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का नहीं था। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उनके भाग्य के बारे में जो अजीब अफवाहें सुनते हैं, इस बारे में चिंता मत करो। 6 महीने तक मैंने इस मामले पर काम किया है, इसकी जांच की है, इसका अध्ययन किया है, नौकरों, साहूकारों और भूसे के लोगों से पूछताछ की है। 6 महीने तक मैंने पति पत्नी पर नजर रखी है। नतीजतन मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चाहे उन्हें ये दौलत पुराने ब्रॉफोर्ड से मिली हो, जैसा कि वे दावा करते हैं, या किसी और स्रोत से, मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता है कि यह एक वास्तविकता है, कि यह मौजूद है, और किसी दिन यह मेरी होगी। बिगड़े 100 मिलियन, मान लीजिए 10 या 5 भी यही काफ़ी है। उनके पास बॉन्डर से भरी एक तिजोरी है, और अगर मैं उन्हें नहीं पा सका तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्राम कार प्लेस डे ला एटोविल पर रुकी। आदमी ने ल्यूपिन से फुसफुसाकर कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी कुछ नहीं, आप मुझसे सुनेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 5 मिनट बाद आर्सेन ल्यूपिन इम्बट हवेली की शानदार सीढ़ियां चढ़ रहा था, और मोन इम्बट ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया। मैडम गेरवाइस इम्बट एक छोटी मोटी महिला थी, और बहुत बातूनी थी। उसने ल्यूपिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं चाहती थी कि हम अपने उद्धारकर्ता का मनोरंजन करने के लिए अकेले रहें। शुरू से ही उन्होंने हमारे उद्धारकर्ता को एक पुराने और मूल्यवान मित्र के रूप में माना। जब तक मिठाई परोसी गई, तब तक उनकी दोस्ती अच्छी तरह से पक्की हो चुकी थी, और निजी विश्वासों का आदान प्रदान हो रहा था। आर्सेन ने अपने जीवन की कहानी एक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने पिता के जीवन, अपने बचपन के दुखों और अपनी वर्तमान कठिनाइयों के बारे में बताया। गेरवाइस ने बदले में अपनी युवावस्था, अपनी शादी, वृद्ध ब्रॉफोर्ड की दयालुता, विरासत में मिले 100 मिलियन, अपनी विरासत का आनंद लेने से रोकने वाली बाधाओं, अत्यधिक ब्याज दर पर उधार लेने के लिए बाध्य धन, ब्रॉफोर्ड के भतीजों के साथ अपने अंतहीन विवादों और मुकदमेबाजी, निषेधाज्ञाओं, वास्तव में सब कुछ के बारे में बताया। जरा सोचिए, महाशय ल्यूपिन, बॉन्डा मेरे पति के दफ्तर में है, और अगर हम उनमें से एक भी कूपन अलग कर दें, तो हम सब कुछ खो देंगे। वे हमारी तिजोरी में हैं, और हम उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। महाशय ल्यूपिन इतनी सारी दौलत के पास होने के विचार से ही कांप उठे। फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि महाशय ल्यूपिन को कभी भी वैसी परेशानी नहीं होगी जैसी उनकी सुंदर परिचारिका को हुई थी, जिसने कहा था कि वह पैसे को छूने की हिम्मत नहीं करेगी। आह, वे वहाँ हैं, उसने अपने आप से दोहराया, वे वहाँ हैं। ऐसी परिस्थितियों में बनी दोस्ती जल्द ही घनिष्ठ संबंधों में बदल गई। जब सावधानी से पूछताछ की गई, तो आर्सेन ल्यूपिन ने अपनी गरीबी और संकट को स्वीकार किया। तुरंत दुर्भाग्यपूर्ण युवक को 100 फ्रैंक प्रति माह के वेतन पर इम्बट्स, पति और पत्नी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। उसे हर दिन घर आना था और अपने काम के लिए आदेश प्राप्त करना था, और दूसरी मंजिल पर एक कमरा उसके कार्यालय के रूप में अलग रखा गया था। ये कमरा सीधे मोन इम्बट के कार्यालय के ऊपर था। आर्सेन को जल्द ही एहसास हो गया कि सचिव के रूप में उनका पद अनिवार्य रूप से एक आरामदायक नौकरी थी। पहले 2 महीनों के दौरान उन्हें केवल 4 महत्वपूर्ण पत्रों की प्रतिलिपि बनानी थी, और उन्हें केवल एक बार मोन इम्बट के कार्यालय में बुलाया गया था। परिणामस्वरूप उन्हें आधिकारिक तौर पर इम्बट की सुरक्षा पर विचार करने का केवल एक ही अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने देखा कि सचिव को नियोक्ता के सामाजिक कार्यों में आमंत्रित नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि वह विनम्रतापूर्वक छाया में रहना और अपनी शांति और स्वतंत्रता बनाए रखना पसंद करते थे। हालांकि वो कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा था। शुरू से ही वो गुप्त रूप से मोन इम्बट के कार्यालय में जाता था,
और तिजोरी को सम्मान देता था जो वायुरोधी रूप से बंद थी। ये लोहे और स्टील का एक विशाल ब्लॉक था, दिखने में ठंडा और कठोर, जिसे चोर के व्यापार के सामान्य औजारों से जबरन नहीं खोला जा सकता था। लेकिन आर्सेन ल्यूपिन निराश नहीं हुआ। जहां बल विफल हो जाता है वहां चालाकी प्रबल होती है, उसने खुद से कहा। जरूरी बात यह है कि जब अवसर आए तो मौके पर मौजूद रहना चाहिए। इस बीच मुझे देखना और इंतजार करना चाहिए। उसने तुरंत कुछ प्रारंभिक तैयारियां की। अपने कमरे के फर्श पर सावधानीपूर्वक नापने के बाद उसने एक सीसा पाइप लगाया जो मोन इम्बट के कार्यालय की छत में कंगनी के 2 पेंचों के बीच एक बिंदु पर घुस गया। इस पाइप के माध्यम से वह नीचे के कमरे में क्या हो रहा है ये देखने और सुनने की उम्मीद करता था। इसके बाद वह अपने दिन पूरी लंबाई में फर्श पर लेटकर बिताने लगा। उसने अक्सर इम्बट्स को तिजोरी के सामने परामर्श करते, किताबों और कागजों की जांच करते देखा। जब वे संयोजन ताला खोलते तो वह आंकड़े जानने की कोशिश करता और दाएं और बाएं वे कितने मुड़ते। वो उनकी हरकतों पर नज़र रखता, वो उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करता। तिजोरी को खोलने के लिए एक चाबी भी जरूरी थी। वे उसका क्या करते थे? क्या वे उसे छिपाते थे? एक दिन उसने उन्हें तिजोरी बंद किए बिना कमरे से बाहर निकलते देखा। वह जल्दी से सीढ़ियां उतरा और हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वे वापस आ चुके थे। ओह, माफ करना, उसने कहा, मैंने दरवाज़ा खोलने में गलती कर दी। अंदर आइए, महाशय ल्यूपिन, अंदर आइए, मैडम इम्बट ने चिल्लाते हुए कहा। क्या आप यहाँ घर पर नहीं हैं? हमें आपकी सलाह चाहिए। हमें कौन से बॉन्डा बेचने चाहिए, विदेशी प्रतिभूतियां या सरकारी वार्षिकियां? लेकिन निषेधाज्ञा, ल्यूपिन ने आश्चर्य से कहा। ओह, ये सभी बांडों को कवर नहीं करता है। उसने तिजोरी का दरवाज़ा खोला और बॉन्ड का एक पैकेट निकाला, लेकिन उसके पति ने विरोध किया। नहीं नहीं, गेरवाइज, विदेशी बॉन्ड बेचना मूर्खता होगी। वे बढ़ रहे हैं, जबकि वार्षिकी उतनी ही ऊंची है जितनी कभी होगी। तुम क्या सोचते हो, मेरे प्यारे दोस्त? प्रिय मित्र की कोई राय नहीं थी, फिर भी उसने वार्षिकी का त्याग करने की सलाह दी। फिर उसने एक और पैकेज निकाला और उसमें से उसने बेतरतीब ढंग से एक कागज निकाला। ये 2000 फ्रैंक की कीमत वाली 3% वार्षिकी निकली। लुडोविक ने बॉन्ड का पैकेज अपनी जेब में रख लिया। उस दोपहर अपने सचिव के साथ उसने वार्षिकी को एक शेयर दलाल को बेच दिया और 46,000 फ्रैंक प्राप्त किए। मैडम इम्बट ने इस बारे में चाहे जो भी कहा हो, आर्सेन ल्यूपिन इम्बट के घर में घर जैसा महसूस नहीं करता था। इसके विपरीत वहां उसकी स्थिति अजीब थी। उसे पता चला कि नौकरों को उसका नाम भी नहीं पता था। वे उसे महाशय कहकर बुलाते थे। लुडोविक हमेशा उसके बारे में इसी तरह से बात करता था। तुम महाशय को बताओगे? क्या महाशय आ गए हैं? ये रहस्यमयी उपाधि क्यों? इसके अलावा उत्साह के अपने पहले विस्फोट के बाद इम्बट ने शायद ही कभी उससे बात की, और हालांकि वे उसके साथ एक परोपकारी के रूप में व्यवहार करते थे, उन्होंने उसे बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे उसे एक सनकी व्यक्ति के रूप में देखते थे जो परेशान होना पसंद नहीं करता था, और वे उसके अलगाव का सम्मान करते थे जैसे कि ये उसकी ओर से एक कठोर नियम हो। एक अवसर पर बरामदे से गुजरते समय उसने मैडम इम्बट को 2 सज्जनों से यह कहते हुए सुना। वो बहुत बर्बर है। बहुत अच्छा, उसने खुद से कहा, मैं एक बर्बर हूँ। और उनके अजीब व्यवहार के सवाल को हल करने की कोशिश किए बिना वह अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ आगे बढ़ा। उसने फैसला किया था कि वह न तो संयोग पर निर्भर रह सकता है, न ही मैडम इम्बट की लापरवाही पर, जो तिजोरी की चाबी रखती थी और जो तिजोरी को बंद करते समय ताले के संयोजन बनाने वाले अक्षरों को हमेशा बिखेर देती थी। नतीजतन उसे खुद ही काम करना होगा। अंत में एक घटना ने मामले को उलझा दिया। ये कुछ समाचार पत्रों द्वारा इम्बट के खिलाफ शुरू किया गया एक जोरदार अभियान था जिसमें इम्बट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। आर्सेन ल्यूपिन कुछ पारिवारिक सम्मेलनों में मौजूद थे जब इस नए उलटफेर पर चर्चा की गई थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर वह ज्यादा समय तक इंतजार करेंगे तो वह सब कुछ खो देंगे। अगले 5 दिनों के दौरान
अपनी आदत के अनुसार लगभग 6 बजे घर से बाहर निकलने के बजाय उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। ऐसा माना जाता था कि वो बाहर गए थे, लेकिन वह फर्श पर लेटे हुए मौन इम्बट के कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। उन 5 शामों के दौरान वह अनुकूल अवसर नहीं मिला जिसका वह इंतजार कर रहे थे। वह आधी रात के आसपास एक साइड दरवाजे से घर से बाहर निकल गए, जिसकी चाबी उनके पास थी। लेकिन छठे दिन उन्हें पता चला कि इम्बट्स ने अपने दुश्मनों के दुर्भावनापूर्ण आरोपों से प्रेरित होकर तिजोरी की सामग्री की सूची बनाने का प्रस्ताव रखा था। वे आज रात ऐसा करेंगे, ल्यूपिन ने सोचा। और सच में, रात के खाने के बाद इम्बट और उसकी पत्नी कार्यालय चले गए और खाते की किताबों और तिजोरी में रखी प्रतिभूतियों की जांच शुरू कर दी। इस तरह एक के बाद एक घंटे बीत गए। उसने नौकरों को ऊपर अपने कमरों में जाते सुना। अब पहली मंजिल पर कोई नहीं बचा था। आधी रात, इम्बट अभी भी काम पर थे। मुझे काम पर जाना होगा, ल्यूपिन ने बड़बड़ाया। उसने अपनी खिड़की खोली। यह एक आंगन में खुलती थी। बाहर सब कुछ अंधेरा और शांत था। उसने अपनी मेज से एक गांठदार रस्सी ली, उसे अपनी खिड़की के सामने बालकनी में बांधा और चुपचाप नीचे की खिड़की तक उतरा, जो इम्बट के दफ्तर की खिड़की थी। वो एक पल के लिए बालकनी पर खड़ा रहा, बिना हिले डुले, ध्यान से कान और चौकस नजर से, लेकिन भारी पर्दों ने कमरे के अंदरूनी हिस्से को प्रभावी ढंग से छिपा दिया। उसने सावधानी से दोहरी खिड़की को धक्का दिया। अगर किसी ने इसकी जांच नहीं की होती तो ये थोड़े से दबाव में ही झुक जाती, क्योंकि दोपहर के समय उसने बोल्ट को इस तरह से लगाया था कि वह स्टैपल में घुस न सके। खिड़की उसके स्पर्श से खुल गई। फिर असीम सावधानी से उसने उसे इतना खोला कि उसका सिर अंदर आ सके। उसने पर्दे को कुछ इंच खोला, अंदर देखा और देखा कि मोन, इम्बट और उसकी पत्नी तिजोरी के सामने बैठे थे, अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे और बीच बीच में एक दूसरे से धीरे से बात कर रहे थे। उसने अपने और उनके बीच की दूरी का अनुमान लगाया और उन पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक सटीक चाल चलने पर विचार किया, इससे पहले कि वे मदद के लिए पुकारें, और वह उन पर झपटने ही वाला था जब मैडम इम्बट ने कहा, कमरा बहुत ठंडा हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। और तुम, मेरी प्यारी, मैं रुकूंगा और काम पूरा करूंगा। खत्म करो। क्यों, इसमें तो तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। वो चली गई। 20 मिनट, 30 मिनट बीत गए। आर्सेन ने खिड़की को थोड़ा और आगे धकेला। पर्दे हिल गए। उसने एक बार फिर धक्का दिया। मून, इम्बट मुड़ा और हवा से उड़ते हुए पर्दे को देखकर वो खिड़की बंद करने के लिए उठा। वहां कोई चीख पुकार नहीं हुई, संघर्ष का कोई निशान नहीं था। कुछ ही क्षणों में, और उसे कोई चोट पहुंचाए बिना, आर्सेन ने उसे अचेत कर दिया, उसके सिर पर पर्दा लपेट दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, और यह सब इस तरह से किया कि मोन, इम्बट को अपने हमलावर को पहचानने का कोई मौका नहीं मिला। वह जल्दी से तिजोरी के पास गया, 2 पैकेट उठाए और उन्हें अपनी बांह के नीचे दबा लिया, दफ्तर से बाहर निकला और नौकरों का गेट खोला। सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी। पहले इसे ले लो और मेरे पीछे आओ, उसने कोचमैन से कहा। वह कार्यालय में वापस आया और 2 चक्करों में उन्होंने तिजोरी खाली कर दी। फिर आर्सेन अपने कमरे में गया, रस्सी हटा दी और अपने गुप्त काम के सभी अन्य निशान हटा दिए। कुछ घंटों बाद आर्सेन, ल्यूपिन और उनके सहायक ने चोरी हुए सामान की जांच की। ल्यूपिन निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि इम्बट्स की संपत्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। ये करोड़ों या करोड़ों में नहीं थी, फिर भी यह एक बहुत ही सम्मानजनक राशि थी और ल्यूपिन ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। बेशक, उन्होंने कहा, जब हम बॉन्ड बेचने आएंगे तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि हमें उन्हें कम कीमतों पर चोरी छिपे बेचना होगा। इस बीच वे मेरे डेस्क पर चुपचाप एक शुभ अवसर की प्रतीक्षा में पड़े रहेंगे। आर्सेन को कोई कारण नहीं सूझा कि वो अगले दिन इम्बट के घर क्यों न जाए, लेकिन सुबह के अखबारों को पढ़ने पर उसे यह चौंकाने वाला तथ्य पता चला, लुडोविक और गेरवाइस इम्बट गायब हो गए थे। जब कानून के अधिकारियों ने तिजोरी जब्त की और उसे खोला, तो उन्होंने पाया कि वहां आर्सेन ल्यूपिन ने जो कुछ छोड़ा था वो कुछ भी नहीं था।
तारांकन तारांकन तारांकन। ये तथ्य हैं और मुझे इनका परिणाम एक दिन पता चला जब आर्सेन ल्यूपिन गोपनीय मूड में था। वह मेरे कमरे में इधर उधर टहल रहा था, उसके कदम घबराए हुए थे और उसकी आंखें बुखार से भरी हुई थीं जो उसके लिए असामान्य था। आखिरकार मैंने उससे कहा, ये तुम्हारा सबसे सफल उद्यम था। कोई सीधा उत्तर दिए बिना उन्होंने कहा, उस मामले से जुड़े कुछ अभेद्य रहस्य हैं, कुछ अस्पष्ट बिंदु जो मेरी समझ से परे हैं। उदाहरण के लिए, उनके भागने का कारण क्या था? मैंने अनजाने में उन्हें जो मदद दी थी, उसका उन्होंने लाभ क्यों नहीं उठाया? ये कहना बहुत आसान होता, सैकड़ों करोड़ तिजोरी में थे। वे अब वहाँ नहीं हैं, क्योंकि वे चोरी हो गए हैं। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। हाँ, यही बात है, वे अपना धैर्य खो बैठे। दूसरी ओर, ये सच है। क्या सच है? ओह कुछ नहीं। ल्यूपिन की चुप्पी का क्या मतलब था? ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने मुझे सब कुछ नहीं बताया था, कुछ ऐसा था जो वह बताने से कतरा रहा था। उसके व्यवहार ने मुझे हैरान कर दिया। आर्सेन ल्यूपिन जैसे व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी झिझकना वाकई बहुत गंभीर बात होगी। मैंने बेतरतीब ढंग से कुछ सवाल पूछे। क्या तुमने तब से उन्हें देखा है? नहीं। और क्या तुम्हें उन बदकिस्मत लोगों पर कभी जरा सी भी दया नहीं आई? वह चौंक कर बोला। उसकी अचानक उत्तेजना ने मुझे चौंका दिया। क्या मैंने उसके किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था? मैंने आगे कहा, बेशक, अगर आपने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा होता, तो वे खतरे का सामना करने में सक्षम हो सकते थे, या कम से कम पूरी जेबें भरकर भागने में सक्षम हो सकते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने गुस्से से कहा, मुझे लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरी आत्मा पश्चाताप से भर जानी चाहिए। इसे पश्चाताप या पछतावा कहें, जो भी आप चाहें। वे इसके लायक नहीं हैं। क्या तुम्हें उनका धन चुराने का कोई अफसोस या पश्चाताप नहीं है? कौन सा भाग्य, आपने उनकी तिजोरी से बॉन्ड के पैकेट निकाले। ओह, मैंने उनके बॉन्ड चुरा लिए। क्या मैंने उन्हें उनकी संपत्ति का एक हिस्सा छीन लिया। क्या यह मेरा अपराध है? आह, मेरे प्यारे लड़के, तुम सच नहीं जानते। तुमने कभी नहीं सोचा था कि वे बॉन्ड उस कागज के लायक नहीं थे जिस पर वे लिखे गए थे। वे बॉन्ड झूठे थे, वे नकली थे, उनमें से हर एक। क्या तुम समझते हो? वे नकली थे। मैं आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। नकली? 4 या 5 लाख? हाँ, नकली, उसने गुस्से में कहा। सिर्फ इतने सारे कागज के टुकड़े? मैं उन सभी पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। और तुम मुझसे पूछते हो कि क्या मुझे कोई पछतावा है? उन्हें ही पछतावा और दया होनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक मूर्ख समझकर खेला और मैं उनके जाल में फंस गया। मैं उनका सबसे नया शिकार था, उनका सबसे बेवकूफ मूर्ख। वह सच्चे क्रोध से प्रभावित था जो दुर्भावना और आहत अभिमान का परिणाम था। उसने आगे कहा, शुरू से आखिर तक मुझे सबसे बुरा लगा। क्या तुम्हें पता है कि उस मामले में मेरी क्या भूमिका थी, या यूं कहें कि उन्होंने मुझे क्या भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया? आंद्रे ब्रॉफोर्ड की। हाँ मेरे बेटे, ये सच है और मुझे इस पर कभी संदेह नहीं हुआ। बाद में अखबार पढ़ने पर मेरे बेवकूफ़ दिमाग में आखिरकार रोशनी आ गई। जबकि मैं उनके उद्धारकर्ता के रूप में पेश आ रहा था, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जिसने मोन इम्बट को एक हत्यारे के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, वे मुझे ब्रॉफोर्ड के रूप में पेश कर रहे थे। क्या ये शानदार नहीं था? वह सनकी व्यक्ति जिसके पास दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, वह बर्बर जो केवल थोड़ी दूरी पर प्रदर्शित था, ब्रॉफोर्ड था और ब्रॉफोर्ड मैं था। मेरे लिए धन्यवाद, और ब्रॉफोर्ड के नाम से मैंने जो विश्वास जगाया, उसके लिए वे बैंकरों और अन्य साहूकारों से पैसे उधार लेने में सक्षम थे। हाँ, एक नौसिखिए के लिए क्या अनुभव था, और मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैं इस सबक से लाभ उठाऊंगा। वह रुका, मेरी बांह पकड़ी और झल्लाहट भरे स्वर में मुझसे बोला, मेरे प्यारे साथी, इस समय गेरवाइस इम्बट मुझ पर 1500 फ्रैंक का कर्जदार है। मैं हंसी रोक नहीं पाया, उसका गुस्सा इतना भयानक था, वह राई का पहाड़ बना रहा था। एक पल में वो खुद हंस पड़ा और बोला, हाँ मेरे बेटे, 1500 फ्रैंक।
तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे मेरे वादे के मुताबिक वेतन का एक भी पैसा नहीं मिला, और उससे भी बढ़कर उसने मुझसे 1500 फ्रैंक उधार लिए थे। मेरी सारी जवानी की बचत। और क्या तुम जानते हो क्यों? पैसे दान में देने के लिए। मैं तुम्हें एक सीधी कहानी सुनाता हूँ। वो इसे कुछ गरीब लोगों के लिए चाहती थी, जिनकी वह मदद कर रही थी। उसके पति को इसकी जानकारी नहीं थी, और मेरी मेहनत की कमाई उस मूर्खतापूर्ण बहाने से मुझसे छीन ली गई। है ना मज़ेदार? है। आर्सेन ल्यूपिन को 1500 फ्रैंक से उस सुंदर महिला ने ठगा, जिससे उसने 4 मिलियन के नकली बॉन्ड चुराए थे। और उस नतीजे को हासिल करने के लिए मैंने कितना समय, धैर्य और चालाकी खर्च की। यह मेरे जीवन में पहली बार था कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, और मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि उस बार मैं रानी की पसंद के हिसाब से बेवकूफ़ बना था।